Diguna Seva 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 Johar, Penyedau Purwadau Namain Pen Seva 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 Johar, Bungkai Arasiana Seva 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 Johar, Apalana Papalana Seva 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 Johar, Tanguena Selar Tapuna Seva 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 Johar, Deer Nar Pen Patana Seva 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 Johar, आपके फेरो मेड़ो भूखा मठुआ कीला कुटवाना सेवा 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 जोहार। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आशीर्वाद प्यार मार्गदर्शन इसने जो है यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। सामने बैठे नन्हे मन्ने को भी सेवा 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 जोहार। मंच में उपस्थित मुख्य अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि आप सभी को भी सेवा 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 जोहार। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूं कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको सिखा सकूं, कुछ बता सकूं। आज जो कुछ भी मैं यहाँ पे बात रख पा रहा हूँ, आज जो कुछ भी मैं अपनी बात बोल पा रहा हूँ, तो वो बात जो है केवल और केवल गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी की देन। मेरे जैसे हजारों युवा यदि आप लोगों के सामने आज खड़े हैं, आज हम बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं, जो जागरूकता समाज में फैली है वो गोंडवाना आंदोलन की देन। तो मैं केवल यही बोल रहा था कि आज मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई विशेष सम्मान लायक भी नहीं हूँ। आज जो कुछ भी हम हैं, आज जो कुछ भी गोंडवाना आंदोलन है, आज जो कुछ भी गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन है, वो केवल और केवल दादा हीरा सिंह मरकाम जी की देन। ये बहुत अटल सत्य है। आज उन्होंने इतने सारे आयाम, जो हमारे आयाम हैं, जिनको हम बोलते हैं तरीके, जो विकास तक पहुंचने के तरीके हैं, जो सत्ता तक पहुंचने का तरीका है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो साहित्य हो, उन सभी क्षेत्रों में यदि आयाम खोले गए हैं, उनके लिए रास्ता खोला गया है, तो वो समग्र क्रांति गोंडवाना आंदोलन के द्वारा खुला है। तो इसलिए मैं केवल एक संदेश बहा हूँ और निवेदन चाहूँगा, यदि आप केवल मेरे लिए कुछ चाहते भी हैं, मेरे लिए कुछ सोचते भी हैं, तो बस इतना सोचिएगा कि मुझे खुद के ज्ञान पर कभी घमंड न है। मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पे मुझे कभी कोई घमंड न है, मुझे गर्व ना हो, क्योंकि ये गर्व, ये घमंड दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सोच के सामने, उनके दृष्टिकोण के सामने कुछ भी नहीं। मैं कुछ हूँ। आज जो हमारी जागरूकता फैली हुई है, आज जो हम बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं, ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर वो जागरूकता है, जागरूकता आई है। मैं शायद यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो कई लोगों को अच्छी ना भी लगे, लेकिन वो समझिएगा कि मैं केवल बताने आया हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ। सही और गलत का निर्णय आप लोगों को लेना है, सही और गलत का फैसला आप लोगों को लेना है। बताने को बहुत सारी, मैं केवल शुरुआत करता हूँ धर्म से। बहुत विशेष और महत्वपूर्ण चीज है आपकी संस्कृति, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज। आज मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं वो हिंदी भाषा का शब्द है, ये सभी आप जानते हैं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारी जो वास्तविक भाषा है वो, उसको यदि हिंदी में कहा जाए तो गोंडी है, और यदि पाना पारसी में बोला जाए तो पाना पारसी है। जो एक्चुअल नाम है, जो वास्तविक नाम है, वो पाना पारसी है। बेशक बहुत सारे लोग, आप सभी लोग भी अपनी बात रखते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर, गाँव में छोटी छोटी जगह पर जाके अलग अलग तरीके की बात रखते हैं। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जब आप कोई बात रखते हैं एक समाज के सामने, जब कोई एक संदेश के रखते हैं अब एक समुदाय के सामने, तो उसका प्रभाव पड़ता है। वो समाज कैसे तरक्की कर सकता है, वो समुदाय, वो बच्चे कैसे तरक्की कर सकते हैं, जिनके मन में, जिनके मस्तिष्क में नकारात्मक विचारधारा डाली जाए, जिनके मन में गुस्सा भरा हो, जिनके मन में जहर भरा हो। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए, खासकर युवा साथियों को प्रयास करना चाहिए कि बुराई करने से बचिएगा, बुराई करने से बचिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किस धर्म के नहीं हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किस धर्म के नहीं हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस धर्म के हैं। हमें वो नहीं देखना है जो हम नहीं हैं, हमें वो देखना है जो हम हैं। हमारा धर्म कोया पुणे में। वास्तविकता ये है कि हड़प्पा संस्कृति जब से है
हड़प्पा संस्कृति में जो लिपि लिखी गई है, वहां पे जो लिपि लिखी गई है, उस लिपि को दादा मोतीराव एन कंगाली जी ने उस लिपि को पढ़ा है, लिपिबद्ध लिपि को, और उस लिपि को किसी भी स्तर के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के द्वारा ही क्यों ना हो, किसी भी स्तर के व्यक्ति के द्वारा उस लिपि को नहीं पढ़ा गया। उस लिपि को केवल और केवल पाना पारसी, जिसको हिंदी में गोंडी भाषा कहते हैं, पाना पारसी जिसको हिंदी में गोंडी भाषा, क्षेत्रीय स्तर में कहीं कहीं पर उसको कोरिया भाषा भी कहते हैं। इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। उस लिपि से उस हड़प्पा संस्कृति के जो लेख लिखे गए हैं उनको पढ़ा गया है। मतलब आपकी और हमारी भाषा से उन लिपि को पढ़ा गया है जो हमारी भाषा में लिखी गई थी, और वहां पर लिपि में लिखा गया है आन नना कोयतूर आंदू पहांदी पाड़ी कोपाड़ लिंगो बंदा। मतलब हम सब कोयतूर हैं। इससे पहले मैं पाना पारसी भाषा में बोला था, हम सब कोयतूर हैं। और उसके आगे लिखा गया है, जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला, ये तीसरे नंबर का सबसे नीचे वाला चित्र, ये चित्र बना हुआ है वहां पर हड़प्पा संस्कृति में। वो चित्र है पहाड़ी पांदी गोपाल लिंगो जी का। आप जरा विचार करिए कि पहाड़ी पहाड़ी गोपाल लिंगो जी ने ज्ञान कछारगढ़ में दिया, महाराष्ट्र के कछारगढ़ में दिया, और उनका चित्रण हड़प्पा संस्कृति, जो कि पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के बीच में है, राजस्थान वाले एरिया में रहा है, यहां से लेकर यहां तक विस्तार रहा है हमारा। इसी को राजा संग्राम साहब जो शुरुआत किए थे, जो हम सुनते हैं आमतौर पे और बोलते हैं 52 और 57 परगना, इतने पूरे क्षेत्र में गोंडवाना भूभाग में हमारा राज्य फैला रहा। मेरा ये सब बताने का मकसद केवल और केवल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले पूर्व वक्ता वरकड़े जी ने आप सभी को बताया, आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ये शब्द जो हैं अभी कुछ ही साल पहले के आए हुए हैं, कुछ ही साल पहले के आए हुए हैं। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है, इतना तो मानते हैं, सभी जानते हैं। विश्व की पुरानी संस्कृतियों में से पुरानी संस्कृति है हमारी संस्कृति। सभी जानते हैं जब हमारी संस्कृति रही है तो हमारी भाषा कौन सी रही? कोया पुनेम की भाषा, कोइया भाषा, पाना पारसी, और हिंदी में कहा जाए तो गोंडी भाषा, ये हमारी भाषा रही। तो समझिएगा साथियों कि क्या आदिवासी शब्द, हरिजन शब्द या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द गोंडी भाषा, पाना पारसी भाषा है? नहीं है। ये भाषा हिंदी भाषा का शब्द है, ये भाषा हिंदी भाषा का शब्द है। तो जब ये भाषा हिंदी भाषा का शब्द है और हिंदी भाषा इस देश में पहले आई थी कि गोंडी भाषा, पाना पारसी भाषा पहले थी? स्वाभाविक सी बात है, गोंडी भाषा, पाना पारसी भाषा पहले आई थी। उसके बाद भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के बाद, विघटन के बाद ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, जिन्होंने यहाँ पे संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा से बनकर आगे बढ़कर हिंदी भाषा बनी। तो मेरा ये प्रश्न है, आप सभी से अपने मन में रखिएगा। इस बात को बिल्कुल ऐसा मत लीजिएगा कि मैं किसी शब्द का विरोध कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल सत्य रख रहा हूँ, सच रख रहा हूँ। स्वीकार करना और न करना आप लोगों के हाथ में है। वो प्रश्न ये है कि जब हिंदी भाषा नहीं थी, जब हिंदी भाषा नहीं थी, मूल निवासी भी एक शब्द है जो हिंदी भाषा का है। जब हिंदी भाषा नहीं थी, मैं चाहूंगा कि मंच में बैठे हुए विचारक भी इस बात पे गौर करें कि जब हिंदी भाषा नहीं थी और इस देश में पाना पारसी गोंडी भाषा थी, इस भूभाग में पाना पारसी गोंडी भाषा था, तो हम सभी को एक साथ क्या कहा जाता रहा? हम सभी को एक साथ क्या कहा जाता रहा होगा जब यहाँ पर हिंदी भाषा नहीं थी? तब जब हड़प्पा संस्कृति का युग था, तब वो शब्द था कोयतूर, वो शब्द था कोयतूर, और जो आज भी है। कोयतूर शब्द जो है हम सभी को एक शब्द में रखता है।
दूसरा मैं इसको ऐसे बताना चाहूंगा कि आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग जब हम बोलते हैं तो ये 3 शब्द हैं, और भारत में देश में रहने वाले वो सभी लोग जो इस देश के लोग हैं, ये 3 शब्द हैं। आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग जो भारत देश में रहने वाले लोग हैं वो 3 शब्द हैं। और यदि हम अपनी भाषा में, बाना पारसी में, गोंडी भाषा में यदि उसको एक शब्द में बोलना चाहेंगे तो वो शब्द है कोयतूर। ये बात मुझे स्पष्ट करनी थी। और धर्म की यदि बात करेंगे तो कोया पुनेम। आमतौर पे हम सभी को हर चीज का हिंदी वर्जन करने का वो होता है। कई लोग पूछते हैं कि कोयतूर का मतलब क्या होता है। कोयतूर का मतलब कोयतूर होता है, कोयतूर का कोई मतलब नहीं होता। कोयतूर का मतलब कोयतूर होता है। फिर भी यदि आमतौर पे देखा जाए तो कोयतूर का मतलब मानव होता है, इंसान होता है। वो लोग होते हैं जो इस देश के लोग हैं, जो इस देश में कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित, माइग्रेशन या फिर किसी देश को जीतने के उद्देश्य से बाहर नहीं गए हैं, वो कोयतूर कहलाते हैं। और अंग्रेजी में यदि देखा जाए तो इसी को जो है इंडिजिनस कहा जा सकता है। इंडिजिनस अंग्रेजी शब्द है, इंडिजिनस अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी शब्द है स्वदेशी, देशज, और उसका कोयतूर कोया भाषा में, अपनी भाषा में शब्द है कोयतूर। और कोयतूर लोगों के द्वारा जो धर्म माना जाता है वो धर्म है कोया पुनेम, कोया पुनेम। इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको किस धर्म को नहीं मानना है, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आपको किस धर्म को मानना है। यदि इसका उदाहरण मैं ऐसे देना चाहूंगा, यदि ट्रेन को पटरी से उतार दिया जाए, जिस पटरी में वो चल रही है, धर्म रूपी पटरी से उतार दिया जाए, तो उसके पास खुद का भी एक अस्तित्व होना चाहिए। उसके पास खुद का एक अस्तित्व होता है। यदि नहीं होगा तो वो ट्रेन गिर जाएगी। आपका और हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा समुदाय उसी ट्रेन के जैसे है। इसी कारणवश, किसी भूलवश कुछ 100-150 सालों में, ये परिवर्तन कोई अभी नहीं हुआ है कि वर्षों से हुआ हो, कुछ 100-150 सालों में ही ये परिवर्तन हुआ है। पुराने बुजुर्गों से यदि बात की जाए तो वो जरूर बताएंगे कि पहले पाना पारसी भाषा, गोंडी भाषा चला करती थी। ये माना जाए कि हम लोग एक दूसरी पटरी को पकड़ लिए थे, ट्रेन की दूसरी पटरी को पकड़ लिए थे, लेकिन वास्तविकता क्या है? कोया पुनेम है, वास्तविकता कोयतूर है। तो इस चीज को समझिएगा। मतलब आदिवासी शब्द, हरिजन शब्द और ओबीसी शब्द आपको बोलना शुरू किया गया यहाँ से, इस खंबे को मैं बता रहा हूँ समय के रूप में, लेकिन आपका जड़, आपकी परंपरा, आपकी रीति रिवाज है हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति से। और जहां से आपकी जड़ और परंपरा और रीति रिवाज हैं, वहां से यदि आप चलेंगे तो आप हैं कोयतूर और आपका धर्म है कोया पुनेम। ये मुख्य बात है, तो इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, समझिएगा, इस चीजों को इतने अच्छे से बताया जाता है, आपके अंदर इतनी चीजों से बताया जाता है। बेशक हर चीज का अपना एक समय होता है। वो समय ये है जो नीचे 3 लाइन लिखी हैं, उन 3 लाइन को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस बात को मैं समझाने के लिए जरूर बोलूंगा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आमतौर पे संघर्ष करने का मतलब ये समझा जाता है कि रोड में उतरना है, हल्ला गुल्ला करना है, बच्चों के मन में गुस्सा का प्रवृत्ति डाला जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगा समुदाय से, समाज से और युवाओं से भी, यदि आपके मन में जहर भरा है, यदि आपके मन में गुस्सा भरा है, तो आप कैसे खुद का विकास कर पाएंगे? आप कैसे व्यवसाय कर पाएंगे? आप कैसे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? आप कैसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके उस शिक्षा का उपयोग अपने जीवन में कर पाएंगे? केवल गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। समय आता है, संघर्ष का समय भी आता है और जीतने का समय भी आता है, और वो समय होता है 5 साल में एक बार। ये सारा जन समुदाय जो गोंडवाना आंदोलन के लिए बैठा हुआ है, वो सारा जन समुदाय उस समय कहा जाता है जब वो 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं। हकीकत ये है, आप लोग, हकीकत और कड़वा सच यदि मैं बोलूं तो हकीकत ये है कि आप लोग वोट बैंक बन गए हैं।
दो बड़ी राजनीतिक दलों के लिए, दो बड़े राजनीतिक दलों के लिए, एक बड़ी राजनीतिक जिन्होंने 70 साल इस देश में राज किया, 60-70 साल, और एक बड़ी राजनीतिक दल जो आज राज कर रही है। दोनों को पता है कि आप लोगों को कैसे उपयोग करना है, दोनों को पता है। ये क्यों हो गया आज कि आज ये जो है आदिवासी वोट बैंक, जनजाति वोट बैंक, वनवासी वोट बैंक, ये सब के नाम से जो है, आप यदि साधारण तौर पे टीवी भी देखेंगे, टीवी भी आज का न्यूज चैनल यदि देख रहे होंगे, तो मीडिया ये बोलेगी कि आदिवासियों को रिझाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया, आदिवासियों को रिझाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। ये वास्तविकता है और ये हकीकत है कि ये गोंडवाना आंदोलन का नतीजा है कि आज हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, गोंड रानी कमलापति के ऊपर रखा गया है। लेकिन क्या केवल इतने से, केवल उस स्टेशन का नाम बदलने से इस समाज का, इस समुदाय का भला हो जाएगा? केवल नहीं होगा। एक साधारण सा लॉजिक बताऊंगा, एक साधारण सी बात समझिएगा, बहुत साधारण तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। कितने लोग हैं जो यहाँ पे रामायण, वेद, गीता पढ़ते हैं? हाथ खड़े करके बता दीजिए, कितने लोग हैं? कोई नहीं है ना? सबने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि आपके अंदर धार्मिक जागरूकता आ गई है, आपके अंदर धार्मिक जागरूकता है, इसलिए आपने ये छोड़ दिया है। और दूसरा कारण क्या है कि उन ग्रंथों का निर्माण हमारे पूर्वजों के द्वारा नहीं किया गया, उन ग्रंथों का निर्माण कोयतूरों के द्वारा नहीं किया गया। आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो हैं उनको मोतीरावण कंगाली जी के कोया पुनेम दर्शन से प्रेरित हैं, मोतीरावण कंगाली जी के कोया पुनेम दर्शन से प्रेरित हैं। उनकी फोटो लगाए हैं ना, तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी फोटो लगाए हैं तो हम उनसे प्रेरित हैं। तो जब हम उनसे प्रेरित हैं, मोतीरावण कंगाली दादा के धार्मिक ग्रंथ से प्रेरित हैं, तो आपने एक फोटो और लगाई है दादा हीरा सिंह मरकाम जी की। जब आप दादा मोतीरावण कंगाली जी के धार्मिक ग्रंथ से प्रेरित हैं, धार्मिक से प्रेरित हैं, धार्मिक क्षेत्र से प्रेरित हैं, तो आप में ये जागरूकता आई है धार्मिकता की। तो दादा मोतीरावण कंगाली जी ने भी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। थोड़ा इस ओर भी आके देखिए, शायद राजनीतिक जागरूकता भी आ जाए। इस बात को समझिए साथियों, ये बहुत सरल शब्द में कि एक कोयतूर के द्वारा बनाई गई धार्मिक ग्रंथ से, उसके पढ़ने के बाद आप में जो जागरूकता आई है कि आज आपने किसी जो हमको भ्रमित करने वाले ग्रंथ थे उनसे दूर हो गए, तो जो हमारे अंदर जागरूकता आई है, तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के द्वारा भी एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई है। 5 साल में केवल एक बार उस राजनीतिक पार्टी को जिताना है, 5 साल में केवल एक बार, और फिर संघर्ष वो करेंगे। आपको संघर्ष करने के लिए आपको संघर्ष करना है। कहाँ पर? अपने खेतों में अच्छा फसल उगा के, पढ़ने वालों को अपनी पढ़ाई में अच्छा पढ़ के अच्छी जगह पे जॉब करके, चाहे व्यवसाय करके, और जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको सही जगह पर। आप लोगों का, हमारा सभी का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा लोग जुड़ गए, थोड़े से 10-50 लोग जुड़ गए, एक समूह बना लिए, एक कार्यक्रम करवा के, और फिर उसका फायदा जो है अन्य दलों को, लोगों को, ऐसे लोगों को दे दें जो हम उनको जिता देंगे और फिर 5 साल जो है उनको गाली देंगे। आज चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, उनको जिता दिए और फिर 5 साल उनको गाली दिए, और जब परिवर्तन की बारी आई तो फिर उनको जिता दिए और फिर उनको कोसने लगे। सालों साल यही हो रहा है। तो ऐसे में क्या, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हमको मौका परिवर्तन का एक बार मिलता है, उस मौके को समझिए। दूसरा देखिएगा कितनी आसान बात है। आरक्षण की बात जब आती है, आरक्षण की बात आती है तो हम बिल्कुल लड़ जाते हैं। ये मुद्दे होते हैं हमारे मन में गुस्सा डालने के,
आपको शांति से, शांत दिमाग से ना सोचने देने के लिए, आपको व्यवसाय की ओर व्यवसाय ना करने देने के लिए, आपको बार बार रोड में उतारने के लिए, आपको बार बार जो है हड़ताल धरना प्रदर्शन करने को मजबूर करने के लिए ये मुद्दे होते हैं। कैसे कि आरक्षण का प्रतिशत कम कर दिया जाएगा। भारत देश में यदि 100% नौकरी माना जाए, पूरे देश में नौकरी मतलब प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, समझिएगा ये बात तो मैं पढ़ने वालों को बता रहा हूं, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, तो भारत में 2.7% जो है सरकारी नौकरियां हैं, बाकी पूरा का पूरा प्राइवेट है। 97 पॉइंट समथिंग, 97% नौकरियां जो हैं प्राइवेट हैं, केवल 2.7% नौकरियां जो है सरकारी हैं। तो 97% में रिजर्वेशन नहीं है और 2.7% में केवल रिजर्वेशन है। और उस रिजर्वेशन को बचाने के लिए आप लोगों के मन में, बेशक मैं ये नहीं बोलता हूं कि उसके खिलाफ हमको खड़े नहीं होना है, रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करना है, करना है, लेकिन उसके लिए जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, युवा हैं, उनको आगे आने की जरूरत है और उनका साथ देने के लिए हमको भी जरूरत है। लेकिन उस परसेंटेज का मतलब समझिए कि कितनी कम नौकरियां हैं और 97% हमारे पास संभावनाएं जो है प्राइवेट क्षेत्र को लेकर है। तो मेरा सभी साथियों से, युवाओं से यही अनुरोध रहेगा कि व्यवसाय को चुनिए, व्यवसाय को चुनिए। और परिवर्तन का जब मतलब आता है, जब परिवर्तन की बात आती है, तो 5 साल में एक बार मौका मिलेगा, तब बिकिए मत, गद्दारी मत करिए। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, विचारधारा क्लियर होना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा, क्या गोंडवाना समग्र क्रांति का विचारधारा क्या है? गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का विचारधारा क्या है? क्लियर ही नहीं है। गोंडवाना विचारधारा, कोयतुरियन विचारधारा, ये एक विचारधारा है जो आपके और हमारे अंदर है। इसका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य, हमारा विजन क्या है? तो कभी किसी ने सोचा है अंतिम लक्ष्य क्या है गोंडवाना समग्र क्रांति का? आप सभी ने सुना होगा, बना के रहेंगे गोंडवाना और राज करेगा गोंडवाना। ये आप ये मत समझिए कि ये सब मैं बता रहा हूं। मेरे अंदर जो शिक्षा है वो दादा हीरा सिंह मरकाम जी की देन है, दादा मोतीराम कंगाली जी की देन है। मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, ये चीजें ऑलरेडी पहले से है। तो जब राज करेगा गोंडवाना, तो कहां राज करेगा गोंडवाना? गोंडवाना राज्य में राज करेगा। तो हमारा लक्ष्य है गोंडवाना राज्य, हमारा लक्ष्य है कोयतुर भारत। इस भारत में जब तक कि कोयतुरियन विचारधारा की सत्ता नहीं बैठ जाती, जब तक कि एक एक समुदाय में, जन समुदाय में, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि यदि वो इस देश का असली मालिक है, यदि वो इस देश का मूल निवासी है, तो वो कोयतुर है। और यदि कोयतुर नहीं स्वीकार करते हैं तो आप हिंदी भाषा को स्वीकार करिए। और यदि आप एक बात बता दूं, यदि आप हिंदी भाषा को स्वीकार करते हो तो ये कड़वा सत्य है कि आप हिंदू धर्म को स्वीकार करते हो। ये कड़वा सत्य है। किसी धर्म की भाषा का उपयोग करना, आप उस धर्म को स्वीकार करते हो। जब धर्म की पहचान की जाती है तो ये देखी जाती है कि आप किस भाषा में बात कर रहे हैं। आप बात तो करते हैं हिंदी भाषा में और बोलते हैं कि नहीं हम तो कोयतुर हैं, हम कोयापुनेम हैं। तो जब कोयतुर और कोयापुनेम है तो आपकी गोंडी भाषा, आपकी पाना पारसी भाषा कहाँ गई? हमारी उस भाषा को जीवित हमको, आपको सबको मिलके करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल से ही पाना पारसी बोलना सीख जाएं, छूट गई है कई समय से, सीखना पड़ेगा। हम प्रयास कर सकते हैं पाना पारसी के लिए, गोंडी भाषा के लिए। कुछ सुधार के लिए कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। अक्सर देखा जाता है कि हम बोलते हैं जय सेवा। जय सेवा ये संबोधन का एक शब्द है, इसका सही शब्द है सेवा सेवा। जय सेवा, जय जोहार ये तब बोला जाता रहा जब गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। लोगों को अपने, हमारे लोग बैठा नहीं करते थे, तो एक शब्द चला करता था जय को लेकर, जय कुछ और जो लोग बोला करते थे,
उससे हटाने के लिए जय सेवा शुरू किया गया था। तो जब हम जय सेवा तक आ गए हैं तो जय चूंकि हिंदी शब्द है, आप अपना उद्बोधन हिंदी शब्द में कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा सुधार कर जय को हटाकर केवल सेवा सेवा करिए या फिर सेवा जोहार करिए। उस हिंदी शब्द से बचिए। अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्दों से प्रयोग से बचिए। आपकी भाषा आप सीखेंगे, निश्चित ही सीखेंगे। जैसे कि जय सेवा की जगह सेवा सेवा, जय जोहार की जगह सेवा जोहार, बड़ा देव की जगह फड़ा पेन। बड़ा देव और फड़ा पेन, बड़ा देव हिंदी शब्द है, फड़ा पेन आपका गोंडी भाषा का शब्द है। तो इस बात को समझिए कि आपको किन शब्दों का चयन करना है और किन शब्दों का चयन नहीं करना है। अब एक बहुत विषय चला आ रहा है, 5वीं अनुसूची और रूढ़ी व्यवस्था। आमतौर पे आप समझिए साथियों, और यकीन मानिए कि मेरा निजी गांव जो है ग्राम सारसडोली डिंडोरी में है। निजी तौर पे मैं भी पारंपरिक ग्राम सभा का सदस्य हूं, और पारंपरिक ग्राम सभा का सदस्य होने के नाते मैं आपको केवल यही बताऊंगा कि 5वीं अनुसूची आपके यहाँ पर जो आप बोला जाता है कि लागू नहीं है, इंप्लीमेंट करवाना है, पालन करवाना है, पेशा अधिनियम, हाँ पेशा अधिनियम के बारे में आऊंगा आगे। 5वीं अनुसूची के लिए आपको केवल और केवल अपने यहाँ पे मुकद्दम व्यवस्था को लागू करना है। उसमें से आपको अपने यहाँ पर आपके जो पुराने लोग हैं उनसे बैठ के पर चर्चा कर लीजिए। मुकद्दम, दीवान, छरियार, आपके यहाँ पे जो कोटवाल, ये सब जो लोग हुआ करते थे ग्राम सभा के लिए, उनको ही वहां पे रखना है और बाकी के सभी सदस्य आपके ग्राम सभा के होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी 2021 के प्रारूप में पेशा मॉडल को लेकर नया प्रारूप जो लाया गया है, उसमें स्पष्ट कुछ चीजें कर दी गई हैं कि ग्राम सभा की सभी कार्यवाहियां, सभी गतिविधियां हिंदी में की जाएगी। ये गलत है, लेकिन ये उस नियम में लिखा गया है, ठीक है, बिंदु 16 में। खैर मैं बिंदुवार तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये लिखा गया है कि ग्राम सभा की सभी कार्यवाहियां हिंदी भाषा में की जाएगी, जो कि गलत है। ग्राम सभा को, पारंपरिक ग्राम सभा को अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और अपनी भाषा बचाने का अधिकार होता है। अपनी भाषा में ही हमको कार्यवाही करनी है, पहला। दूसरा, ये एक बात बहुत स्पष्ट है, समझ लीजिए, एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा रखिएगा। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं, एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा रखिएगा। इसको बिल्कुल वैसा मत करिएगा, क्योंकि नियम में आपको ये कर दिया गया है कि अब छोटे छोटे गांव भी चाहेंगे तो वो अपनी ग्राम सभा अलग बना लेंगे। जितनी बड़ी आपकी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा उतनी ही मजबूत होगी। भारत सरकार के द्वारा जो संविधान लागू किया गया है, मैं क्षमा चाहूंगा उन पूर्व वक्ताओं से, ऐसे किसी भी चीज को जो नकारात्मक है उसको मत वो करिए। हमारे देश, भारत देश आजाद है केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जहां धारा 370 पहले लागू थी। भारत में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी रह सकता है। हाँ जरूर 244 अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि जनजातीय क्षेत्रों में यदि कोई बाहर का व्यक्ति काम करता है, व्यवसाय करता है, तो उसको ग्राम सभा से लिखित अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि सरपंच और सचिव का अनुमोदन लगता है किसी भी प्रकार के सरकारी काम को कराने के लिए। सरपंच और सचिव का अनुमोदन लगता है किसी भी प्रकार के ग्राम सभा में, गांवों में काम कराने के लिए। ये ठीक वैसे ही है। तो ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम सभा अलग होती है और प्रशासनिक ग्राम सभा अलग होती है। अब बात आती है चुनाव की। अक्सर ये सुना जाता है और बोला जाता है कि रूढ़ी व्यवस्था के लोग वोट नहीं देंगे, रूढ़ी व्यवस्था पारंपरिक ग्राम सभा के लोग वोट नहीं देंगे। मैं पहले ही बता दूं, यदि आप किसी व्यवस्था को तोड़ते हैं तो आपके पास एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप वोट नहीं देने का फैसला कर रहे हैं तो बेशक मत दीजिए, लेकिन
अपनी पारंपरिक ग्राम सभा को इतना मजबूत करके उस ग्राम पंचायत से एक व्यक्ति को सरपंच प्रतिनिधि के रूप में जरूर भेजिए, जिसका नामांकन करवाइए। क्योंकि मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न को समझिएगा। अबुआ दिसों अबुआ राज, जो कि हमारे आज जिनकी जयंती मना रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी, उनके उलगुलान में इस नारे का उपयोग किया गया था। और हमारे भीमराव जो है भीमा कोरे करके जो अपने नेता रहे हैं, कुछ लोग शायद जानते भी होंगे, तेलंगाना के, उन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा था मावा नाटे मावा राज। मेरा एक प्रश्न ये है, यदि इस गांव को चारों तरफ से घेर दिया जाए, चारों तरफ से घेर दिया जाए, बाउंड्री बना दिया जाए और सर्कल बना दिया जाए, और सरकार हमसे ये बोले ठीक है आपका गांव है, आपका राज आप चलाइए, तो सरकार यहाँ से बिजली हटा दे, लाइट हटा दे, पानी हटा दे, स्कूल हटा दे, शिक्षा हटा दे, बाहर आने जाने की सारी व्यवस्था हटा दे, तो क्या हम शासन चला पाएंगे अपने गांव में? क्या हम खुद की बिजली पैदा करते हैं? क्या हम खुद के गांव में खुद का गोटुल, ग्राम गोटुल चलाते हैं? क्या हम खुद के गांव में खुद की चिकित्सा, खुद के डॉक्टर हैं, खुद के इंजीनियर हैं? नहीं है। तो पहले खुद की व्यवस्था को ताकतवर बनाएं, खुद की व्यवस्था को मजबूत करें, अपने गांव में गोटुल चलाएं, अपने गांव में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, व्यवसाय ये सब तैयार करें। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमको रूढ़ी व्यवस्था के लोग गांव में बैठकर ग्राम सभा लगाकर ये तय करें, एक ग्राम पंचायत के सभी लोग ये तय करें कि इस बार जो पंचवर्षीय चुनाव होंगे उसमें हम निर्विरोध सरपंच बना के दें, निर्विरोध सरपंच बना के दें, और उसके द्वारा जो है सारा काम करवाएं ग्राम सभा का। तब आप और हम ये कह पाएंगे अब हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपना सरपंच और पंच निर्विरोध बैठ के रूढ़ी प्रथा के माध्यम से, पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से बना लिया, तब हम कह पाएंगे। मैं फिर से ही यही कहूंगा कि भ्रामक जानकारियों से बचिएगा। हमारे युवाओं को, हमारे जन समुदाय को भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं, दी जाती हैं। गलती और कमी उनकी नहीं है बताने वालों की। ऐसा मत सोचिएगा कि जो ये बता रहा है वो भ्रामक बता रहा है, वो गलत कर रहा है। गलती उनकी नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक जानकारी होती है। अवलोकन आपको करना है, समझना आपको है, क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आपकी ग्राम सभा के लिए जो काम आप कर रहे हैं वो सही या गलत है। आप इसको इस तरीके से लीजिए। संविधान में सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उनकी व्याख्या अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है। संविधान एक जटिल विषय है जिसकी व्याख्या करके ही समझा जाता है, एक लाइन में लिखी हुई को नहीं। अनुच्छेद 13(3) का यह जरूर है कि भारतीय संविधान में रूढ़ी को विधि का बल प्राप्त है। समझिएगा, रूढ़ी को विधि का बल प्राप्त है, तो हमें अपनी रूढ़ी को जिंदा रखना है। और आपकी रूढ़ी जो है आपकी भाषा में है, आपकी संस्कृति में है, आपके रीति रिवाज में है, आपके फड़ापेन में है, आपके कोया पुनेम में है। आपकी रूढ़ी इसके अलावा और कहीं नहीं है। मेरा ये बहुत सिंपल सी बात थी जो मैं अपनी विचार, अपने बात आप सभी लोगों के सामने रखा हूँ, और सरल शब्दों में सहज तरीके से इसलिए रखा हूँ ताकि आप इस बात को समझें। मैं चाहता तो मैं बहुत अच्छे से भाषण देकर एक ओजस्वी भाषण दे सकता था, जो तेज तर्रार होता, जो गुस्सैल होता और जो ऊर्जा से भर सकता था, लेकिन वो जरूरत नहीं है। जब उसका समय आता है तो वो भी करते हैं, उसका समय आता है, जब ऊर्जा का समय आता है तो वो भी करते हैं। लेकिन अभी जरूरत क्या है कि समाज और समुदाय को सही जानकारी होना चाहिए। गलत जानकारी के कारण हम गलत कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, गलत पार्टियों को बढ़ावा दे रहे हैं, और फिर उसके बाद हम उनका विरोध पूरे साल भर करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा, इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा मेरे साथियों। धन्यवाद। सेवा 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 सेवा। बहुत बहुत सेवा जोहर दादाजी। आपने दादाजी के लिए जोरदार ताली से सम्मान करें, ऐसे महान शोधकर्ता जिन्होंने
ओजस्वी भाषण न देकर धीरज रखकर